हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी रिवीजन सीरीज़ की क्लास नंबर सेकंड। तो मैं आपके लिए ग्रामर सीरीज़ लेकर के आया हूँ, आपको पता ही होगा। तो हम जल्दी से जल्दी आपकी प्रिपरेशन को इन्हेंस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए क्विकली रिवीजन करेंगे और बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 मिनट की, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन हो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस और बूस्ट हो सके। और ये एक रिवीजन सीरीज़ है। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ा ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ऑलरेडी वो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर पहली वीडियो मैंने डाल दी है। उसी सीरीज़ में आगे हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एनी वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो शो करता है एक्शन और स्टेट, उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, आई हेल्प हर, तो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्प वर्ब हो गया और हर ऑब्जेक्ट हो गया। या आई लव हर, तो देखो यहाँ पर हेल्प की थी एक्शन वर्ब, यहाँ पर लव क्या है, स्टेट वर्ब। ये एक्शन थोड़ा ना कर रहा है, आई लव हर मतलब वो स्टेटिक वर्ब बोलते हैं इनको, स्टेट बता रहा है। और जैसे वाटर द सैम्पलिंग, वाटर द सैम्पलिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाटर क्या है, एक्शन वर्ब हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब पानी डालो। सैम्पलिंग मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। तो ये थी डेफिनेशन वर्ब की, सिंपल। अब देखो डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भी होती है सेंटेंस में, मेन वर्ब भी होते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया एक्शन वर्ब जो एक्शन कर रही है, स्टेटिक वर्ब जो स्टेट बता रही है। ठीक है, उसे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अ वर्ब क्या लिखा हुआ है, अ हेल्पिंग वर्ब डजंट गिव मीनिंग। कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब होती है उसका क्या नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता। अ हेल्पिंग वर्ब डजंट यूज विदाउट अ मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के यूज तो हो ही नहीं सकती है। जैसे इज गोइंग, तो इज के बाद गोइंग आपको बोलने पड़ेगा। अ हेल्पिंग वर्ब चेंजेस अ मेन वर्ब, लिखा हुआ है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बताऊंगा, चिंता मत करो आप। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो मेन वर्ब क्या होता है, ये तो हेल्पिंग वर्ब होगी। मेन वर्ब क्या होती है, अ मेन वर्ब ऑलवेज गिव्स मीनिंग। जो मेन वर्ब होती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब कोई मीनिंग देती है नहीं, लेकिन मेन वर्ब मीनिंग देगी, हाँ बिल्कुल देगी। अ मेन वर्ब कैन बी यूज्ड विदाउट अ हेल्पिंग, और मेन वर्ब को बिना आप हेल्पिंग वर्ब के यूज कर सकते हो। अ मेन वर्ब डजंट चेंज अ हेल्पिंग वर्ब। कोई भी एक जो मेन वर्ब होती है वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं कर सकती, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को चेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो जैसे एग्जांपल देखो, शी डिड नॉट डू ऑल द वर्क। तो यहाँ पर डिड नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और डू क्या है, मेन वर्ब है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर मेन वर्ब आती है। तो शी डिड नॉट डू ऑल द वर्क्स। यहाँ पर देखो, शी कैन एन्जॉय द पार्टी सॉन्ग्स। यहाँ पर कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इन्जॉय क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। अगला देखो, द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर देखो, जो ये कई बार क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इज एम आर वॉज वेयर हैज़ ए वेड, वो मेन वर्ब की तरह भी काम करने लग जाती है। तो यहाँ पर जो इज़ क्या है, जनरली इसके बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे आता है। जैसे ही इज़ गोइंग देयर, ही इज़ डांसिंग, या शी इज़ ईटिंग, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर इज़ क्या है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन क्या प्रीपोजिशन है, और टेबल क्या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको कल पहले बता दिया है। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन बनता है। ये तो आपको पता होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब आती है। अगला देखो, ये तो था। देखो अभी मैं ब्रीफ समरी बता रहा हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, धीरे धीरे करके कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे, ये मेरी रिवीजन सीरीज चल रही है। अगला एडवर्ब। देखो एडवर्ब क्या होता है, एनी वर्ड विच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ वर्ब। जो वर्ब के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ठीक है, जैसे नाउन की जगह पे कौन आता है, प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। और जो वर्ब होता है वो एक्शन होता है, स्टेटिव वर्ब होती है, और वर्ब को क्वालिफाई जो करता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में, वो कौन होता है, एडवर्ब। जैसे क्या लिखा हुआ है, वो शब्द जो वर्ब को क्या करे, मॉडिफाई करे। जैसे क्या लिखा हुआ है, रामू वर्क्स ऑनेस्टली। तो रामू, ये देखो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट और वर्ब है। सब्जेक्ट है रामू, क्योंकि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बन सकता है, नामू रामू बना हुआ है नाउन। वर्क्स ये वर्ब होगी, और ये वर्ब के बारे में बता रहा। हाउ, जो हाउ व्हेन व्हाई इनका आंसर देता है उनको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो रामू वर्क्स हाउ, रामू वर्क्स ऑनेस्टली, तो ये एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनता है, केवल नाउन और प्रोनाउन, ये तो एडवर्ब है। यू आर डूइंग दिस वर्क
क्विकली। यू देखो, यू सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, डूइंग मेन वर्ब हो गया, दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि नाउन है। वर्क क्या होता है? नाउन। और ये पजेसिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव है। यू आर डूइंग दिस वर्क हाउ, कैसे कर रहे हो आप ये वाला काम? क्विकली। तो हाउ का आंसर दे रहा है, हाउ, व्हेन, वेयर, जो इन हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स, जो इनका आंसर देता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, एज द बॉय केम लेट ही वॉज फाइंड। जैसे ही वो बच्चा लेट आया तो उसको क्या किया गया? फाइंड। एज द बॉय सब्जेक्ट हो गया, केम वर्ब हो गया, और लेट आया हो, ठीक है ना। तो ये टाइम बता रहा है कि कब आया हो, तो लेट आया हो, ठीक है। अगला देखो, व्हेन वर्ब क्वालिफाइज। अब ये वाली बात याद रखना आप, जो जैसे नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। और जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, ये वाली बात भी याद रखना, ठीक है ना। तो देखो, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को। कंप्लीट चार्ट बना हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, द टी वॉज टू हॉट। जैसे लिखा हुआ ना, द टी वॉज द, देखो सब्जेक्ट है, द टी नाउन सब्जेक्ट बन सकता है, वॉज वर्ब है, इज एम आर वॉज वेयर, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। टू हॉट, ये हॉट क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। द टी वॉज हॉट, कितना हॉट? टू हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट। तो इस हॉट को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। कितना हॉट? टू हॉट। जैसे बोलते हैं ना इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या? एडजेक्टिव। तो इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट? वेरी इंटेलिजेंट। तो वो क्या बता रहा है? उसको उसके बारे में और बता रहा है। तो रमेश इज़ रमेश इज़ अ वेरी गुड बॉय। वही देखो, वही लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था। बॉय नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले आर्टिकल। याद आ रहा? नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले आर्टिकल। 3a+n वाला रूल। तो नाउन, नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। गुड, गुड क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब। वेरी उसको क्वालिफाई कर रहा है। आगे समझ में? जैसे अगले क्या लिखा हुआ है, शट द विंडो, इट इज़ रादर कोल्ड। वही है, कोल्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है? एडवर्ब कर रहा है, रादर कोल्ड। ही वॉज टू अफ्रेड, ही वॉज टू अफ्रेड मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या है? घबराया हुआ है। सब्जेक्ट, वर्ब, और ये बाद वाला क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट, अफ्रेड एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और उसको और क्वालिफाई कर रहा है, कितना अफ्रेड है? हाउ मच? टू अफ्रेड, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है? इंटरजेक्शन। क्या होता है इंटरजेक्शन? द वर्ड्स डैट शो सडन फीलिंग आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। जो ऐसे वर्ड्स जो क्या शो करते हैं? सडन फीलिंग शो करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे क्या लिखा हुआ? वाओ, वो, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो ये वो जो है सडन फीलिंग शो कर रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। या वो, हुर्रे, ओह, ओ माई गॉड, आह, ये सॉरो के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे आह, शी इज़ नो मोर, ठीक है। या ऊह, आई कांट बिलीव आई हैव लॉस्ट द की, ठीक है ना। गुड हेवंस, हाउ शी हैज़ ग्रोन। तो ये वर्ड्स आपने बहुत बार सुने होंगे। तो क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन, जो क्या शो करते हैं? सडन फीलिंग को शो करते हैं। अगला देखो क्या लिखा हुआ है? कंजंक्शन। क्या होता है कंजंक्शन? इट इज़ कॉल्ड कनेक्टर। कंजंक्शन का नाम ही लिखा हुआ है जंक्शन। कौन मतलब टुगेदर, और जंक्शन मतलब जोड़ने का काम करेगा। ठीक है ना। तो कंजंक्शन मतलब क्या होता है? ये कनेक्टर होता है। देखो, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स। अब देखो, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है, वो शब्दों को भी जोड़ सकता है, वो दो शब्द को, राम और श्याम, राम एंड श्याम, दो क्लॉजेस को भी जोड़ सकता है जिनमें वर्ब आती हैं, दो फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है वो जिसमें दो या दो ज़्यादा वर्ड होते हैं, और दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता हो। तो कंजंक्शन सब चीज़ को जोड़ सकता है, दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को, दो सेंटेंसेस को। जैसे कंजंक्शन क्या होता है? एंड, और, एज सून एज, इफ, सिंस, एज, व्हेन, ये होता है कंजंक्शन, ठीक है ना। देखो, सिंस जो कंजंक्शन होता है, क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस एग्रीमेंट, सिंस प्रीपोजिशन। देखो, कई ऐसे वर्ड होते हैं जो, वैसे मैंने आपको पहले बताया रखा है कि जब तक वो सेंटेंस में यूज़ ना हो तब तो आप बता नहीं पाओगे कि वो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था स्मोकिंग, कल की वीडियो बताते स्मोकिंग, कोई बोलेगा क्या है, कोई बोलेगा वर्ब है। नहीं, मैं इसको नाउन बना दूंगा, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब इज़ क्या है? वर्ब है, और स्मोकिंग क्या हो गया? नाउन, जिसको क्या बोलते हैं? जीरंड, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इस तरीके से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब भी बनती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जीरंड नाउन भी बनती है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी बनती है। मैंने बताया था आपको, बताया था नहीं बताया था? जैसे डांसिंग कार,
तो ये उसी तरीके से कई ऐसे वर्ड होते हैं जो कंजंक्शन भी होते हैं और प्रीपोजिशन भी होते हैं वैसे, तो वो सेंटेंस में देखना पड़ेगा किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। अगर वो जैसे सिंस है, सिंस कंजंक्शन बनेगा तो उसके बाद पक्का क्या आएगी, वर्ब आएगी। और सिंस अगर प्रीपोजिशन बनेगा तो प्रीपोजिशन के बाद क्या था, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ये वाली बात मैंने आपको बताया नहीं बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जनरली प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। देखो सिंस कंजंक्शन होगा तभी दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो कंजंक्शन की तौर पर यूज हो रहा तो दो क्लॉज को जोड़ेगा, अगर वो प्रीपोजिशन की तौर पर यूज हो रहा तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। वैसे आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे, मैंने उसको नहीं देखा कब से, सिंस मंडे। तो सिंस यहाँ पर के बाद तो मंडे आ रहा, मंडे नाउन होता है, तो ये इसका मतलब ये क्या है, प्रीपोजिशन है। देखो 2 years हैव पास्ड सिंस शी लेफ्ट राजस्थान। देखो एक क्लॉज ये है क्योंकि यहाँ पर वर्ब आ रखी है, देखो, और एक दूसरी क्लॉज ये है, यहाँ पर वर्ब आ रखी है, तो दो क्लॉज को जोड़ रहा कौन, सिंस। तो इसलिए यहाँ पर सिंस क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। क्लॉज मतलब आप ये समझो कि वर्ब आनी चाहिए। वी हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 days। अब देखो फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन या प्रोनाउन। तो डेज नाउन बनना है, ये तो नंबर है। नंबर क्या होता है, कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं जो नंबर अब होते हैं, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव तो आता है नाउन से पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये पूरा एक फ्रेज बनता है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है, आई कुड नॉट लिसन एनी थिंग फॉर आई वॉज सिटिंग इन द, वही कहानी है। आई देखो एक वर्ब यहाँ पर आ रखी है, कुड नॉट लिसन, इसलिए क्लॉज 1 होगी। एक वर्ब यहाँ पर आ रखी है वॉज सिटिंग, इसलिए दूसरी क्लॉज होगी। दो क्लॉज होगी, दो क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, फॉर। देखो यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन बन गया और यहाँ पर फॉर कंजंक्शन बन गया। इस तरीके से सिंस कहीं पे प्रीपोजिशन बन रहा है, कहीं पे कंजंक्शन बन रहा है। तो क्या समझिए आप, ये समझिए कि कोई भी वर्ड आप फिक्स नहीं बोल सकते हो कि ये प्रीपोजिशन होगा, ये कंजंक्शन ही होगा, ये नाउन ही होगा, ये प्रोनाउन ही होगा, ये वर्ब ही होगा। आप उसका सेंटेंस में देखना पड़ेगा किस तरीके से वो यूटिलाइज हो रहा है या यूज़ हो रहा है। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप बता पाओगे कि हाँ ये प्रीपोजिशन बना हुआ है, हाँ ये कंजंक्शन बना हुआ है, हाँ ये नाउन बना हुआ है, हाँ ये वर्ब बना हुआ है, हाँ ये एडजेक्टिव बना हुआ है। आगे मैं समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, आई हैव इन्वाइटेड एवरीबडी बट यू एंड हर। अब देखो वही कहानी है, बट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, क्यों, क्योंकि इस बात ऑब्जेक्ट आ रखा है और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या आ रखा है, प्रोनाउन आ रखे हैं, यू एंड हर। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अब देखो प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज रिलेशन और पोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो शो करता है, रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, ठीक है ना। देखो जैसे क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, जो मैंने आपको बताया था। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा कौन बनता है, नाउन या फिर प्रोनाउन बनते हैं। अर्थात प्रीपोजिशन वाक्य में कभी अकेला नहीं आता है। कॉमन सेंस वाली बात है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, टू प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या रखा, नाउन। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, उसका ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनेगा। और एक ये भी होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मैंने कल ही बताया था आपको। ये क्या होता है, ये इन्फिनिटिव होता है, इसको बोलता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। तो आई आस्क्ड हर टू कम इन, तो वही है, देखो ये इन्फिनिटिव बन गया ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इन्फिनिटिव बनता है टू, ये वर्ब। तो टू के बाद कई बार प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, तो समझ बोला अरे सॉरी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो वही स्ट्रक्चर होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है ना। आई आस्क्ड हर टू कम इन। अगला देखो, ये वाली बात मैंने आपको बता दी, टू के बाद प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। और कई बार टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या लिखा, मे आई कम इन, ठीक है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, मे आई कम इन क्या है, कुछ भी नहीं है। याद रखना, इन कई लोग बोलेंगे कि इन तो सर इन तो प्रीपोजिशन होता है, जैसे आई एम इन माई रूम, इस तरीके से। तो इन प्रीपोजिशन भी होता है, इन एडवर्ब भी होता है। तो मे आई कम इन में क्या है, ये एडवर्ब बता रहा, कम वेयर इन, इन साइड, तो वेयर का आंसर दे रहा है। तो व्हेन, वाई, वेयर, हाउ इनका आंसर देता है, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इन है एडवर्ब है। तो मैंने बोला था ना, तो आप कोई बोलेगा इन क्या है, तो आप सोचोगे इन तो प्रीपोजिशन होता है, नहीं नहीं, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता हो। वो आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो यूज़ हो रहा हो, वो किस या किसका काम कर रहा हो, किसका वर्क कर रहा हो, वर्क एज अ प्रीपोजिशन या वर्क एज एन एडवर्ब। तो वर्क एज एन एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इन क्या एडवर्ब। तो मैंने बार बार बता दिया आपको, कोई भी वर्ड फिक्स नहीं होता किसी भी सेंटेंस में, आपको सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग, उसके यूसेज के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि वो क्या बनेगा, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ, माई हाउस इज़ नियर द स्टेशन। आप देखो माई हाउस कहाँ है, नियर द स्टेशन। नियर क्या बता रहा है, प्रीपोजिशन, और उसके बाद क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो स्टेशन क्या है, नाउन। तो नाउन के पहले आर्टिकल तो आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माई हाउस इज़ नियर द स्टेशन, यहाँ पर नियर प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर देखो कम नियर, यहाँ पर कम मतलब वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। कम वेयर, नियर, नज़दीक आओ, ठीक है ना। तो ये क्या है, एडवर्ब है। देखो नियर कहीं पर प्रीपोजिशन बन गया, कहीं पर एडवर्ब बन गया, इस तरीके से।
ठीक है ना। तो इस तरीके से किस तरीके से आपने देखे, तो मैं आपको बार बार वो चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी वर्ड जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस में यूज़ करके, पर देखना पड़ेगा वो किस तरीके का वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से बताना पड़ेगा कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है। ठीक है ना। अब देखो डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब दो टाइप की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या होता है, जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, जिनको किसकी ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, उसको क्या बोलता है, ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट ना आया, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, उनको इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रखा है तो पक्का ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रखा है तो वो क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, 12 मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई कैन राइट अ लेटर। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मैं रिवीजन सीरीज लेकर के आ रखा हूँ। ठीक है, ये मैं क्या करा रहा हूँ, आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो रिवीजन बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चीज़ें करूँगा। रिवीजन मतलब क्या होता है कि आपको पहले आपने पहली चीज़ें पढ़ी हुई हैं और देन आप उसको रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो वो वही सीरीज आगे चल रही है। तो मैं क्योंकि सीजीएल के मेंस एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी आपकी ग्रामर को कंप्लीट रिवाइज करवाना मैं चाहता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, आई कैन राइट अ लेटर। आई कैन राइट अ लेटर मतलब तो वही है, आई कैन राइट अ लेटर। तो राइट क्या है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, क्योंकि उसके बाद क्या आ रखा है, ऑब्जेक्ट आ रखा है। आ रखा नहीं आ रखा है, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन बना हुआ है। आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रखा। देखो आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन आ गया देखो सीधे। अब प्रीपोजिशन के बाद तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है ना, ये तो एक फ्रेज बनता है, तो देखो ऑब्जेक्ट तो कोई आया नहीं हो, ये जो ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो गोइंग का तो कोई ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रखा है, तो बस तो इसका मतलब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बना सकते हैं, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। क्यों, क्योंकि पैसिव में क्या चाहिए होता है आपको, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए होता, तभी तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, तो इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बना सकते हैं, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बना सकते हैं। आई कैन, जैसे एग्जाम्पल देखो, आई कैन राइट अ लेटर, अब इसका बन जाएगा अ लेटर, उल्टा हो जाएगा ना, अ लेटर कैन बी रिटन बाई मी। ठीक है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का आप बना ही नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, शी डाइड यस्टरडे, आप बना के दिखा दो इसका इसका बन नहीं पाएगा। शी सब्जेक्ट है, डाइड वर्ब है जो कि इंट्रांजिटिव है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रखा। कोई बोलेगा सर ये ऑब्जेक्ट है, नहीं ये तो यस्टरडे। यस्टरडे क्या होता है, टाइम बताता है, कल। शी डाइड, तो कल में टाइम किसका आंसर देगा, व्हेन। व्हेन वेयर व्हाई हाउ का आंसर एडवर्ब देते हैं, तो ये तो एडवर्ब है, तो एडवर्ब बता रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो देखो इसका आप वो बना ही नहीं पाओगे पैसिव। आई एम स्विमिंग इन द रिवर, इसका भी नहीं बना पाओगे। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, स्विमिंग मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट आई नहीं रखा, सीधे प्रीपोजिशन आ रखा है इन, और प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ रखा है। तो जो ये ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन का है, इस स्विमिंग वर्ब का तो ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं, तो इसलिए इसका आप पैसिव बना ही नहीं सकते हो। और हिम्मत है तो बना के दिखा दो इन दोनों का। ठीक है, देखो मैंने बोला था ना आपको, जो एडवर्ब किस किस का आंसर देता है, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, इनका आंसर देता है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का आंसर देगा वेयर, एडवर्ब ऑफ मैनर का आंसर देगा हाउ, और एडवर्ब ऑफ टाइम का आंसर देगा व्हेन। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता रखा है। जिस तरीके से मैंने बोला, वर्ब दो टाइप की होगी, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्या चाहिए होगा आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए होगा ट्रांजिटिव वर्ब के लिए। अगला देखो, जो वर्ब होती है, वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर देता, किसका आंसर देता, व्हाट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका आंसर देता, हुम का आंसर। मोटा मोटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, कोई पर्सन बनेगा। ठीक है ना, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बनेगा, कोई थिंग बन सकती है, अदर चीज़ बन सकती है। जैसे आई गेव हर अ बुक, आई सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, हर क्या हो गया, और अब वो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट है। लेकिन हर किसका आंसर दे रहा, हुम। ठीक है ना, आई गेव हुम, किसको दिया तुमने, हर को। ठीक है ना, क्या दिया, वट दिया, अबुक दिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और हर क्या हो गया, जो हुम का आंसर दे रहा वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बात समझो, जैसे माई ग्रैंड माँ टेल्स मी सम स्टोरीज, तो माई ग्रैंड माँ टेल्स हुम, किसको सुनाया, मी, मुझे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और सम स्टोरीज क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्या सुनाई, व्हाट, सम स्टोरीज। ठीक है ना, तो हेल्प हुम, किसकी हेल्प करो, अस, हमारी हेल्प करो, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। द बॉयज़ आर स्विमिंग देयर, अब देखो द बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब, स्विमिंग मेन वर्ब, लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट आई नहीं रखा। कोई बोलेगा देयर क्या है, देयर तो एडवर्ब है। द बॉयज़ आर स्विमिंग वेयर, WHERE, वेयर का आंसर दे रहा, तो वेयर, व्हेन, वाई और हाउ, इसका आंसर कौन देता है, इसका आंसर देता है एडवर्ब। कौन देता है, एडवर्ब, तो एडवर्ब है जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है,
अगला देखो क्या लिखा हुआ है, क्लॉज क्या होती है, क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, पता होना चाहिए। मोटा मोटा आप तो ये समझो क्लॉज मतलब जहाँ पर वर्ब आ रखा हो पक्का क्लॉज होगा। देखो, शब्दों का एक समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, ठीक है ना, वो पक्का क्लॉज होगा। मतलब वर्ब तो आनी ही चाहिए उसमें। यह केवल किसी वाक्य का भाग होता है और एक वाक्य में एक से अधिक क्लॉज हो सकते हैं। जैसे क्या लिखा हो, आई एम अ बॉय, अब चाहे इसको आप एक सेंटेंस बोलो वो भी सही है और एक क्लॉज बोलो वो भी सही है, क्योंकि वर्ब आ रखी है ना। देखो, आई एम इनोसेंट बट शी इज़ गिल्टी, ये पूरा का पूरा फुल स्टॉप यहाँ लग गया तो पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें दो वर्ब आ रखे हैं, एम भी वर्ब है, इजी वर्ब है, तो इसमें दो क्लॉज आ रखी हैं, सेंटेंस क्या एक है। इस तरीके से आगे समझ में? तो एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी क्लॉजेज आ सकती हैं। और कोई बोलेगा फ्रेज क्या होता है, लिखा नहीं है, भले मैंने, पर मैं बता देता हूँ। फ्रेज कुछ भी नहीं होता। जैसे आपने प्रीपोजिशन पढ़ा, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, नहीं पता मैंने, प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, आई एम गोइंग टू स्कूल, टू प्लस स्कूल, तो प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल करके क्या बन गया, फ्रेज बन गया। दो वर्ड जब मिल जाते हैं एक स्ट्रक्चर बना देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोल देते हैं। बस उसमें वर्ब नहीं आनी चाहिए वाली बात याद रखना। अब देखो सेंटेंसेस टाइप्स, सेंटेंस कितने टाइप होते हैं, बहुत ही बेसिक है। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वे वाक्य जिनमें कोई भी आप स्टेटमेंट बोल दो, नॉर्मल स्टेटमेंट जिसमें कोई सूचना होती है, विचार होती है, कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट, जैसे ही सिंग्स, कोई भी आप नॉर्मल स्टेटमेंट बोलते हो मुझसे अपने, ही सिंग्स एंड डांसेस, या ही इज़, ये क्या लिखा हुआ है, ही इज़ इंटेलिजेंट बोल दो, एक्सब्यूरेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंस जो भी आप नॉर्मल बोलते हो, नॉर्मल कन्वर्सेशन में बोलते हो, वो क्या होता है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव बोलते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, या तो पॉजिटिव हो जाएगा या तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही इज़ कॉर्पुलेंट हो गया, तो या ही इज़ नॉट कॉर्पुलेंट हो गया। और दूसरा क्या होता है सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो कॉमन सेंस वाली बात है, जो क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, दो टाइप का होता है, या तो क्लोज एंडेड या तो ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, और ओपन एंडेड मतलब जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बेसिक बात आपने सुनी, जैसे डू दे हेल्प द पुअर, तो ये क्लोज एंडेड हो गया। और WH वाले वर्ड से स्टार्ट हो गया, वाई डू दे हेल्प द पुअर, तो ये ओपन एंडेड हो गया, ठीक है। क्लोज एंडेड में वो उसका आंसर यस और नो का आंसर देगा, वो डू दे हेल्प द पुअर, यस और नो का आंसर दे दो आप। वाई डू दे हेल्प द पुअर, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी आपको। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी क्लॉज इज अ सेंटेंस। यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया, एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे क्लॉज हो सकते हैं। एवरी क्लॉज इज अ सेंटेंस, एवरी सेंटेंस इज नॉट अ क्लॉज, बिल्कुल सही है। एवरी सेंटेंस कैन हैव वन और मोर देन वन, हाँ एक या मोर देन वन क्लॉज हो सकती है एक सेंटेंस के अंदर। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है पूरे, इसके अंदर बहुत सारी क्लॉज हो सकती है। क्लॉज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, बोला ना मैंने, क्लॉज मतलब वर्ब आना जरूरी है उसमें। जैसे गो देयर, ये भी एक क्लॉज भी है और एक सेंटेंस भी है, ठीक है ना। क्लॉज भी बिल्कुल सही है और सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसको ज़्यादा अच्छे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोल देंगे इसको। यहाँ पर देखो, द थीव डिनाइड डैट ही वॉज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट ऑफ द मर्डर, तो तीन वर्ब हैं, डिनाइड, वॉज, ऑन द स्पॉट, दो वर्ब हैं, तो दो वर्ब में तो दो क्लॉज है, एक क्लॉज ये है दूसरी क्लॉज ये है, और एक कंजंक्शन से जुड़ रखे हैं, क्योंकि दो क्लॉज हो गया, दो वर्ड हो गया, दो फ्रेज हो गया, दो सेंटेंसेस हो गया, वो हमेशा किसे जुड़ेंगे, एक कंजंक्शन जुड़ेंगे। जैसे राम एंड श्याम, तो दो वर्ड थे ना, राम और श्याम, तो उन दो वर्ड को एक एंड ने जोड़ा एंड, तो पूरा का पूरा क्या बन गया, सेंटेंस। वैसे यहाँ पर देखो तीन क्लॉज आ रखे हैं, टोल्ड एक वर्ब है, हैड वर्कड दूसरी वर्ब है, और वुड हैव पास्ड तीसरी वर्ब है। तीन वर्ब है तो मतलब तीन क्लॉज है, क्लॉज वन, क्लॉज टू, क्लॉज थ्री। और तीन, जब दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन, तो तीन क्लॉज को जोड़ने के लिए दो कंजंक्शन, इसलिए दो कंजंक्शन आ रखी है, डैट और इफ़, दो दोनों के दोनों कंजंक्शन होते हैं, डैट भी हो तो इफ़ भी हो, इसलिए दो कंजंक्शन आ रखी है। आया समझ में, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है, क्लास 5, अगला क्या लिखा हुआ है, सेंटेंसेज एंड इट्स टाइप्स। क्या लिखा हुआ है, सेंटेंसेज एंड इट्स टाइप्स। देखो सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। एक ग्रुप ऑफ ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है, ठीक है, जिनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है और जो एक कंप्लीट सेंस देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। जैसे राम वर्क्स हार्ड, राम कैसा वर्क करता है, कठिन कठिन मेहनत करता है, ये क्लॉज भी है सेंटेंस भी है। या गो देयर, ये क्या है, सेंटेंस है, ठीक है। क्लॉज इसलिए नहीं क्योंकि वर्ब तो है पर सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट भी होना चाहिए, होना जरूरी है। अगला देखो, यदि WH वर्ड किसी वाक्य के बीच में आए तो उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, न कि हेल्पिंग वर्ब का। जैसे क्या लिखा हुआ है, देखो, यदि WH वर्ड से किसी वाक्य की शुरुआत हो तो उसके बाद हेल्पिंग, जैसे कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक रूल है। जैसे आपने देखा होगा, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, वेयर आर यू गोइंग, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये आपने एरर में भी देखा होगा, वेयर आर यू गोइंग नहीं होगा, वेयर यू आर गोइंग होगा, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू नो वेयर यू आर गोइंग, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन अगर ये स्टार्टिंग में आ जाएगा तब ऐसा नहीं लिखा जाएगा। अगर स्टार्टिंग में, ठीक है,
अगला देखो, डज शी नो व्हेन विल, ये फिर गलत हो गया। व्हेन के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब आएगा, नहीं नहीं, बीच में आएगा तो अब इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती है। व्हेन हर हस्बैंड विल रिटर्न हो जाएगा। ये वाली बात याद रखना, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में अगर मान के चलो सीधे ये होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तब ये होगा वेयर आर यू गोइंग, तब ये बिल्कुल सही है। तुम कहाँ जा रही हो, वेयर आर यू गोइंग, तब ये सही है। लेकिन अगर इस तरीके से दो क्लॉज में बोलना और बीच में डबल एच वर्ड आया है, तब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। जैसे आई वॉन्ट टू नो वेयर, तब ऐसा होगा यू आर गोइंग, तब उसका पहले डबल एच वर्ड के बाद क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। अगर देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वे वाक्य जिनमें ब्लेसिंग होती है, प्रेयर होती है, विश होता है, कर्स होता है का भाव नहीं। अब देखो मैंने क्या पढ़ा लिया, असर्टिव सेंटेंस पढ़ा लिया जो सिंपल स्टेटमेंट हम बोलते हैं, इंटरोगेटिव हमने पढ़ लिया। तीसरा क्या है, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है, ब्लेसिंग्स बोलते नहीं है, अरे भगवान आपका भला करे, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, विश यू आ हैप्पी न्यू ईयर, विश यू आ हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, इस तरीके से कोई प्रेयर करता है आपको, कोई विश करता है, कोई कर्स भी करता है, तो वो उनको क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, गो टू हेल, मे यू डाई सून, इस तरीके से जो वर्ड्स आपने सुने होंगे, ठीक है ना। लिव लॉन्ग, क्या है, लिव लॉन्ग, ठीक है, इस तरीके से। और अगला सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिन वाक्यों में हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कोई काम करने के लिए कहते हैं। इम्पेरेटिव मतलब ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट आती है उसमें, क्या आती है, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, रिक्वेस्ट या प्रोहिबिशन आता है, उनको क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और जनरली ये सीधे वर्ब से स्टार्ट होते हैं, देख लो सीधे वर्ब से स्टार्ट हो रखा होगा, गो टू हेल, वॉक केयरफुली, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, देखो सीधे वर्ब से स्टार्ट हो रखा है। काइंडली तो केवल वो लगा हुआ है, हेल्प मी, ठीक ना। लुक, देखो सारे के सारे वर्ब से स्टार्ट होकर, लुक अप योर एल्डर्स, क्योंकि इसमें यू सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, हिडन होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ गो देयर, तो मैं किसको बोल रहा हूँ एक्चुअली में, यू गो देयर, तुमको बोल रहा हूँ, जो लिसनर होता है, तो यू हिडन होता है उसमें, इंपेरेटिव में। अगला क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या होता है एक्सक्लेमेटरी, जिनमें अचानक प्रतिक्रिया हो, मतलब सडन एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस और एंकर, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी। और ये वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन का मार्क्स भी आता है इनमें, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, व्हाट नॉनसेंस, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, सी एक्चुअली वॉन, इस तरीके से। बहुत ही बेसिक बात है, उनको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो फिर आज के लिए